बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं हम बाजार का वर्गीकरण। अब इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि भाई बाजार क्या है, जहां पर एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो वहां क्रेता विक्रेता हो, ठीक है, उसके बाद एक क्षेत्र होना चाहिए उसका, ठीक है, परस्पर मेलजोल हो, परस्पर और स्वतंत्र मेलजोल हो, किसके किसके बीच में, क्रेता और विक्रेता के बीच में, और कीमतें हो, सारी चीजें हमने देखी। तो ये सारी चीजें जहां पर पाई जाती हैं और वस्तु विनिमय हो रही हो, वस्तु हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बाजार बोलते हैं। अब अगर वर्गीकरण की बात बोलें तो आज तक इस बात पर पूरी तरह एकमत नहीं हो पाए हैं अर्थशास्त्री कि बाजार का वर्गीकरण किस तरह किया जाए। कुछ लोग क्षेत्र के अनुसार कर देते हैं, कुछ लोग समय के अनुसार कर देते हैं, कुछ लोग प्रतियोगिता के आधार पर कर देते हैं। हालांकि सबसे दिलचस्प और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो क्लासिफिकेशन है वो प्रतियोगिता के आधार पर है, जिसके आधार पर आपका चैप्टर भी बना हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं ना पूर्ण प्रतिस्पर्धा, तो ये पूर्ण प्रतिस्पर्धा यानी परफेक्ट कॉम्पिटिशन ही है, यह भी एक प्रकार का बाजार है जो प्रतियोगिता पर आधारित है। तो प्रतियोगिता पर आधारित जो बाजार है उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। उसमें एक पूर्ण प्रतियोगिता तो हम इसमें देखेंगे, बाकी चैप्टर 6 में भी है, थोड़ी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन और किन आधारों पर बाजार का वर्गीकरण किया गया है इसकी थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। तो अर्थशास्त्र में बाजार के वर्गीकरण के लिए निम्न बातों को आधार बनाया गया। एक, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या। एक ही बनाया गया कि भाई ऐसा बाजार बताओ जिसमें क्रेता विक्रेता कम है कि ज्यादा है। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकृत में बहुत ज्यादा होते हैं, जो एकाधिकार है या अल्पाधिकार है वहां पर विक्रेता बहुत कम या एक होते हैं। उत्पादन की प्रकृति उत्पादन की प्रकृति कैसी है, मतलब एक जैसी चीजें बनाई जा रही हैं कि अलग अलग जैसी चीजें बनाई जाती हैं, यानी वहां समरूप वस्तुएं हैं कि एक रूप वस्तुएं हैं। कीमत निर्धारण उस बाजार में कैसे हो रहा है। तो ये तीनों चीजें खैर हम अलग अलग बाजारों में सब में फिट कर सकते हैं, लेकिन इन बातों का बहुत ध्यान रखा जाता है। प्रतियोगिता वाले जो बाजार होंगे उसमें मैं स्पेशली आपको उसको दिखाऊंगा। अब बाजार के वर्गीकरण में अगर मैं क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण करूं कि भाई क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण अगर करना हो तो बाजार कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक हो सकता है स्थानीय मार्केट, जिसको हम बोलते हैं लोकल मार्केट। लोकल मार्केट। एक होता है प्रादेशिक मार्केट, जिसको हम बोलते हैं स्टेट मार्केट, ठीक। एक होता है राष्ट्रीय बाजार, जिसको बोलते हैं हम नेशनल मार्केट। और एक होता है अंतरराष्ट्रीय बाजार, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट। अब ये क्या है, ये सारे क्या है, बाजारों का वर्गीकरण है। स्थानीय बाजार है एक ऐसा बाजार जो आपके घर के आसपास दिखाई पड़ता है, जहां आपको दूध मिल जाता है, जहां आपको मछली मिल जाती है, जहां पर आपको छोटे छोटे जो जरूरत की चीजें हैं वो मिल जाती हैं, वो स्थानीय बाजार है। प्रादेशिक बाजार यानी कुछ ऐसी चीजों का बाजार होता है जो एक पूरे प्रदेश में बिकता है और हर जगह वो पाया जाता है। राष्ट्रीय बाजार जैसे कृषि का बाजार है, ऐसा बाजार है जो पूरे देश में, नेशनल एग्रीकल्चरल मंडी, नैम आपने सुना होगा, वो पूरे देश में है। और अंतरराष्ट्रीय क्या है, जब हम चीजों का आयात निर्यात करते हैं, एक देश से दूसरे देश निर्यात करते हैं, उस देश से, जैसे पेट्रोल डीजल जो है वो अंतरराष्ट्रीय हो जाता है। तो एक तो क्षेत्र के आधार पर ऐसे बाजार होते हैं। फिर समय के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो अब इसमें क्या क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है एक होता है अति अल्पकालीन, यानी वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कोई ऐसी चीजें बेची जाती हैं जो घंटे 2 घंटे में खत्म होने वाली है, एकदम से खराब होने वाली है, ठीक है। या इसी का होता है शॉर्ट पीरियड, जैसे मैंने इसमें थोड़ा सा और ज्यादा समय रहेगा, जैसे मछली का बाजार है वो तुरंत खत्म होने वाला, दूध है वो तुरंत फट जाएगा। तो जहां बहुत कम समय मिले किसी चीज को बेचने खरीदने का, वो शॉर्ट पीरियड होता है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, पूर्ति समायोजित नहीं हो सकती। इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में पूर्ति समायोजित नहीं होती। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए मांग बढ़ जाए, मांग अगर बढ़ जाए तो अब सोचे कि मैं और ज्यादा सप्लाई कर दूं, तो यह पॉसिबल नहीं होता है। डिमांड के हिसाब से कीमत बढ़ जाती है, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप तुरंत लाके दे सकें, इसलिए पूर्ति समायोजित यहां नहीं हो सकती है। बाकी ये क्या होता है, दीर्घकालीन यानी लॉन्ग रन, और ये होता है वेरी लॉन्ग रन। ये ऐसा होता है जहां पर पूर्ति समायोजित हो सकती है, यानी यहां पर आपको चीजों को सप्लाई करने के लिए या मार्केट में बेचने के लिए समय बहुत ज्यादा होता है। आप फिर से रॉ मटेरियल इकट्ठा करेंगे, फिर से बनाएंगे, फिर से सप्लाई कर देंगे।
तो यहां क्या होता है, अल्पकालीन अतिकल्पकालीन में ये तो बिल्कुल भी जो आप सामने होता है वही बेच पाता है, अल्पकालीन में थोड़ा बहुत स्टॉक में रहता है लाके बेच देता है, लेकिन यहां पर दोनों पर तो बहुत समय रहता है कि वो पूर्ति को समायोजित कर ले, यानी यहां बेचने के लिए चीजें बहुत ज्यादा रहती है। मान लीजिए लेट सपोज कि आयरन स्टील इन सब की इंडस्ट्री है, तो वो आप खूब बनता जा रहा है, गाड़ियों की इंडस्ट्री है, वो बहुत लंबा समय है, वो आप चाहे तो अब तो गाड़ी में बुकिंग हो जाएगी, 2-2 महीने बाद भी मिल जाएगी, तो ये सारे ऐसे मार्केट होते हैं। उसके बाद प्रतियोगिता के आधार पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन का मतलब क्या है कि उस बाजार में किस तरह की प्रतियोगिता है, क्या वो ऐसा बाजार है जहां बहुत सारे विक्रेता और क्रेता हैं जो आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, जहां पर कोई मनमाना का, जहां कंपटीशन होता है क्या होता है, मामला टाइट होता है, वहां कोई मनमानी नहीं कर सकता, सबको लकीर पकड़ के चलनी होती है वरना बाहर हो जाएगा, ठीक बात। तो यही चीज इस आधार पर पहला आता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का मतलब यह होता है कि वहां पर हर चीज में कंपटीशन है, वहां पर बहुत सारे क्रेता और विक्रेता हैं। आगे मैं एक सेशन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पर अलग से करने वाला हूं। यहां बाजार के बारे में सबको जानकारी है, इसलिए कोई मनमाना नहीं कर सकता। एक फर्म जो है वो कीमत अपने आप से डिसाइड नहीं कर सकती, ऊपर से जो कीमत आती है उसे माननी पड़ती है। एक अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, इसमें एकाधिकार और उसमें खासकर अल्पाधिकार, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये वर्गीकरण है जिसके बारे में हम अभी डिसाइड करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दिस इज कॉल्ड इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये चैप्टर नंबर 6 इसी पर बना हुआ है एनसीईआरटी का, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। और एकाधिकार बाजार मतलब मोनोपोली, ठीक। ये 3 तरह के प्रकार है, इसमें एक आध और जुड़ेंगे, मैं आपको समझाता हूं आगे। तो अच्छा, ये हो गया प्रतियोगिता के आधार पर। कार्य के आधार पर काम करें तो विशिष्ट बाजार, किसी एक चीज से संबंधित, मिश्रित बाजार यानी कई चीजों को मिक्स करके, नमूनों द्वारा बाजार, सैंपल्स और शोरूम, श्रेणियों के आधार पर बाजार, कई तरह के बाजार, इस तरह से भी हम डिवीजन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा वर्गीकरण भी होता है। वैधानिकता करें यानी ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी, ठीक। तो इसमें होता है एक उचित यानी एक लीगल और एक इलीगल। जैसे आप सट्टा खेलते हैं, आप जुआ खेलें, गैम्बलिंग करें, तो ये इंडिया में अलाउड नहीं है ना, तो इलीगल मार्केट हो जाएगा। और जो चीजें लीगली हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, वो वैध उचित बाजार हो जाएगा। तो इस आधार पर यह किया गया है। वस्तु की प्रकृति कैसी है, क्या वो उपज बाजार है, यानी कि क्या आप जो प्रोड्यूस करते हैं, जो उगाते हैं, उससे रिलेटेड है, वो धातु या कि मिनरल्स बाजार है, या वो स्कंद बाजार है, इस आधार पर भी यह वर्गीकरण किया गया है। मात्रा के आधार पर एक बोलते हैं फुटकर बाजार, जिसको आप बोलते हैं रिटेल मार्केट। जो इंपॉर्टेंट है मैं अलग से आपको बता रहा हूं, रिटेल, और एक होता है होलसेल। मतलब क्या होता है, जैसे आप अपने घर के बगल में जाते हैं, 10 रुपए देते हैं और एक दूध का छोटा थैली ले लेते हैं, एक एक थैली बिक रही है, एक एक पेन बिक रहा है, एक एक बिस्किट बिक रही है, तो इसको फुटकर या रिटेल मार्केट कहते हैं। होलसेल क्या होता है, कुछ जगह आप जाते हैं, बोलते हैं 1-2 नहीं मिलेगा, पूरा बंडल मिलेगा। तो जहां पर इकट्ठे चीजें मिलती हैं, जो मार्केट में दुकानदार खरीदते हैं बचाने के लिए, दुकानदार अपने जहां से खरीद के ले आते हैं, वो होलसेल मार्केट है। तो इस आधार पर भी बाजार का वर्गीकरण किया जाता है। अब अगर मैं प्रतियोगिता के आधार पर बात करूं, तो प्रतियोगिता के आधार पर ये 4 तरह के मुख्य बाजार दिखाई आपको पड़ेंगे। क्या दिखाई पड़ेंगे, ये 4 तरह के मुख्य बाजार आपको दिखाई पड़ेंगे। उसमें क्या होगा, सबसे पहले आता है पूर्ण प्रतियोगिता, जिसको आप बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। अब पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब ही आप समझ रहे होंगे। पूर्ण प्रतियोगिता के आगे मैं एक अलग सेशन भी करूंगा, जहां पर हर चीज में एक कंपटीशन दिखाई पड़े, जहां पर हर चीज में इतने ज्यादा क्रेता और विक्रेता हों कि लोग एक दूसरे से कंपटीशन करने को तैयार हों। और जब कंपटीशन होता है तो क्या होता है, कोई एक आदमी लाभ नहीं कमा पाता, सबको बराबर लाभ मिलेगा। कोई एक आदमी चाहे कि मैं किसी भी चीज को मनमाने प्राइस पर बेचूं, मनमाने कीमत पर बेचूं, या कीमत को प्रभावित कर दूं, या कोई विक्रेता चाहे कि मैं बहुत सस्ता खरीद लूं, तो यह संभव नहीं है। तो परफेक्ट कंपटीशन में कुछ चीजें क्या होती हैं, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक आध बहुत कॉमन चीजें होती हैं। अगर मैं पूर्ण प्रतियोगिता की बात करूं तो एक तो होता है अधिक क्रेता विक्रेता, ठीक। इसके अलावा क्या होता है, बाजार का ज्ञान। सबको क्या होगा, बाजार के बारे में बहुत ज्यादा पता होगा, यानी न तो क्रेता विक्रेता को उल्लू बना सकता है, न विक्रेता क्रेता को मूर्ख बना सकता है, ठीक। सबको ज्ञान होता है, इग्नोरेंस नहीं होता है। तीसरा,
जब खूब कंपटीशन होगा तो जाहिर सी बात है कीमत क्या होगी, समान होगी, हमेशा समान कीमत रहती है, यूनिफॉर्म प्राइस रहता है। इसीलिए इसमें जो वक्र होता है और मांग वक्र जो होता है पूर्ण प्रतियोगिता में वो ऐसा होता है, P इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR, है ना, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो ये बहुत इसकी अनोखी विशेषता है। इसके अलावा कोई भी इस बाजार में आ सकता है, कोई भी बाहर जा सकता है। तो स्वतंत्र प्रवेश एवं निकास, प्रवेश एवं निकास, तो ये भी चीज यहां पर देखी जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र प्रवेश एवं निकास, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो अधिक क्रेता विक्रेता, बाजार का ज्ञान, समान कीमत, स्वतंत्र प्रवेश निकास, ये सारी चीजें पूर्ण प्रतियोगिता में। अच्छा, ये कीमत स्वीकारक होता है, मतलब ऊपर से जो कीमत बन के आ गई MRP लिख के, वही चीज पर इसको बेचना पड़ेगा। ये अपने मन से कीमत नहीं लगा सकता, वरना क्या हो जाएगा, वरना फिर वहां पर कोई खरीदने नहीं आएगा, दूसरे दुकानदार के पास चला जाएगा। तो ये सारी चीजें पूर्ण प्रतियोगिता में दिखाई पड़ती हैं। हमारे चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा हम करेंगे। फिर आएगा एकाधिकार। एकाधिकार मतलब एक का अधिकार, यानी यहां पर केवल एक विक्रेता होगा, और जब एक विक्रेता होगा तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या देखने को मिलेगा, यहां पर देखने को मिलेगा कीमत विभेद, ठीक है। कीमत विभेद मतलब मान लीजिए आप मार्केट में अकेले बेचने वाले अगर हो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, तो आप जिससे जो मर्जी चाहे प्राइस ले लें, किसी और के पास कोई जा ही नहीं सकता है। और ये कीमत बनाने वाला होता है, कीमत निर्धारक होता है, कीमत स्वीकारक नहीं होता है। और ये इसके एकाधिकार होने के कई कारण होते हैं। जैसे मान लीजिए हो सकता है कानूनी रूप से सरकार बोले कि ये कोई चीज है वो उसे एक ही आदमी बेचेगा। मान लीजिए शराब के ठेके हैं, जिसको लाइसेंस मिलेगा वही बेचेगा। या प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का इलाका है या हिमाचल का इलाका है, बस वहीं सेव होगा, कहीं होगा ही नहीं, तो सेव के लिए वो इलाका एकाधिकार हो जाएगा। तो एकाधिकार मतलब मोनोपोली, मोनो मतलब बना सिंगल, पोली माने सेलर, जहां एक सेलर केवल पाया जाता हो। एकाधिकृत क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता दोनों के कुछ लक्षण पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक। फिर अल्पाधिकार, अल्पाधिकार में होता है कि यहां कुछ, न बहुत ज्यादा न एक, यहां कुछ विक्रेता होते हैं और वो कुछ विक्रेता मिलके एक समूह ऐसा बना लेते हैं कि दूसरे नए विक्रेता आ ही नहीं पाते मार्केट में, और वो अपने हिसाब से कीमतों को तय करते हैं। और इसमें भारी निवेश की जरूरत होती है, मार्केट बनाने की जरूरत होती है, इसलिए नए लोग इसमें आ नहीं पाते। जैसे कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री देख लीजिए, पेप्सी, कोका कोला, एक आध कोई और मिल जाएगा, ज्यादा लोग इसमें एंटर ही नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं अल्पाधिकार या ओलिगोपोली। ये इंपरफेक्ट में आएंगे सारे, इसको हम चैप्टर 6 में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता को थोड़ा हम इस चैप्टर में ज्यादा करेंगे। तो ये प्रतियोगिता के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण है, जो आपको बहुत ध्यान से इस चैप्टर में समझ के चलना है। अच्छा, यहां पर कीमत हमेशा समान रहेगी, ये कीमतें थोड़ी डाउन होती रहेंगी। ये सोचेंगे कि मैं ज्यादा बेचने के लिए थोड़ी कीमत घटाता रहूं, इसलिए इस वाले का तो ग्राफ मैंने आपको दिखा दिया, ऐसा ग्राफ बनेगा। लेकिन ये एकाधिकृत और एकाधिकार वाले में हमेशा जो MR और AR कर्व है वो ऐसा रहेगा। तो ये AR है और ये MR कर्व है, ऐसा आपको नीचे, क्योंकि वो ज्यादा बेचने के लिए कीमत घटाएंगे तो AR MR कर्व नीचे की तरफ दिखाई पड़ता है, ठीक बात है। अर्थशास्त्र में प्रतियोगिता से आशय वस्तुओं के क्रेताओं और विक्रेताओं द्वारा स्वयं के लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रयासों से है। प्रतियोगिता का मतलब क्या है, विक्रेता भी चाहता है वो ज्यादा लाभ कमाए, क्रेता भी चाहता है वो ज्यादा संतुष्टि कमाए, तो इसके लिए जो प्रयास करते हैं या कर सकते हैं, ये चीजें ही प्रतियोगिता कही जाती हैं। तो किसी किसी बाजार में बहुत ज्यादा है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, और किसी किसी बाजार में ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये मैंने आपको बताया ही है कि इसके मध्य जो प्रतियोगिता होती है उसके वजह से एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार आता है, एक एकाधिकार आता है, एकाधिकृत और अल्पाधिकार, एक द्वैधाधिकार आता है जिसमें केवल दो ही होते हैं। तो इस तरह से इन बाजारों का वर्गीकरण किया गया है। हम अगला सेशन जब देखेंगे तो उस सेशन में हम बेसिकली पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को डिटेल में समझेंगे, उनकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे।